मेरा नाम गुंजन है और हर लड़की की तरह मेरे भी कुछ सपने थे। लेकिन मुझे अपने सपने देखने की बहुत बड़ी भरपाई करनी पड़ी, जो मैं सारी ज़िंदगी भूल नहीं सकती थी। मुझे विश्वास नहीं आता कि कोई किसी के साथ ऐसा भी कर सकता है, जो मेरे साथ हुआ। मैं तो सिर्फ़ 6 साल की थी, मगर मुझ पर किसी ने दया नहीं की और मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। काश मेरी माँ मुझे बचा लेती और मेरे साथ वह सब कुछ ना हुआ होता, जिसे सुनकर लोगों की आत्मा काँप उठे। मेरा संबंध एक ऐसे घराने से है जहाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ गरीबी का राज था। हम 4 भाई-बहन थे और पापा किसी की दुकान पर काम करते थे। अम्मा किसी के घर में जाया करती थी। उस वक़्त बहुत छोटी थी मैं, लगभग 7-8 साल की। इसीलिए मुझे बिल्कुल भी उनले सपने की तरह अपनी ज़िंदगी याद है। मेरी एक बहन और एक भाई मुझसे बड़े थे और एक भाई छोटा था। घर में खाने-पीने की भी इस कदर तंगी थी कि मुश्किल से ही मेरे एक-एक या फिर कभी-कभी आधी रोटी ही मिल पाती थी। हम दूसरे बच्चों की तरह स्कूल भी नहीं जाते थे। पैसे लेकर चीज़ खाना तो दूर की बात थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक बार हमारे गांव में मेला लगा था, जिसमें जाने की जिद हम भाई बहन कर बैठे थे। हमारे पापा ने हमें सख्ती से मना किया, लेकिन हम नहीं माने और अपनी अम्मा के साथ मेले चले गए, क्योंकि अम्मा का दिन हम सबको रोता देखकर पिघल गया था। न जाने वह कौन-सा दिन था, लेकिन मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन था वही। जब मैं अपनी अम्मा को और बाकी 3 भाई-बहनों के साथ मेले चली गई। लोगों की इतनी भीड़ देखकर मैं बहुत घबरा रही थी। मैंने अपनी बड़ी बहन की उँगली पकड़ रखी थी। मेले में तरह-तरह के झूले और खाने-पीने की चीज़ देखकर हमारा दिल ललचा रहा था, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे और हम कोई चीज़ खरीद सकते। मेरी बहन कहने लगी, अम्मा मुझे झूला झूलना है, तो मैं भी कहने लगी, अम्मा हमें जलेबी खानी है। तो अम्मा गुस्से में कहने लगी, मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं है, तुम लोगों को बस मेला घुमाने लाई हो। मेले मेले की रौनक देखो और चलो जल्दी घर। लेकिन अचानक से मेले में लोगों की भगदड़ मच गई। अम्मा हमें लेकर एक साइड पर खड़ी हो गई, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ क्या हो रहा है। मैं अम्मा का ने अचानक कहा कि चलो जल्दी घर चलो, वरना हम यहाँ पर फंस जाएंगे। यह कहकर अम्मा तीनों भाई बहनों को लेकर आगे आगे चलने लगी। मैं छोटी सी थी। अचानक मेरा पर किसी चीज़ से टकरा गया और मैं वहीं पर गिर गई। मेरा हाथ मेरी बहन के हाथ से छूट गया था, लेकिन कोई भी मेरे लिए रुका नहीं था। मैं अम्मा को आवाज़ देती रही, लेकिन मेले के शोर शराबे में मेरी आवाज़ कहीं खो गई थी। अम्मा, मेरी बहन, भाई मेरी नज़रों से ओझल हो गए और मैं लोगों के ठोकरों से बचती हुई एक तरफ खड़ी होकर रोने लगी। मैंने अम्मा को बहुत आवाज़ दी और उन्हें इधर-उधर तलाश करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे न तो अम्मा कहीं नज़र आई और ना ही कोई भाई-बहन। मैं खड़ी बुरी तरह रो रही थी कि थोड़ी देर बाद एक औरत मेरे पास आई और पूछने लगी, यहाँ क्यों खड़ी हो? मैंने कहा, मेरी अम्मा पता नहीं कहाँ खो गई हैं। तो वह औरत कहने लगी कि परेशान मत हो, मैं तुम्हें तुम्हारी अम्मा के पास ले चलती हूँ। यह बात सुनी तो रोना बंद करके मैं उनके साथ चल पड़ी। वह औरत मुझे गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले गई और कहने लगी कि अभी तो रात हो चुकी है, मैं सुबह तुम्हें तुम्हारी अम्मा के पास ले जाऊँगी। फिर उसने मुझे खाना दिया और दूध के गिलास भी। मैं बहुत खुश हो गई और मैं खाना खाकर दूध पीकर वहीं लेटकर सो गई। जब सुबह हुई तो मुझे अच्छा सा नाश्ता करवाया और कहने लगी कि यह कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ, फिर हम चलते हैं। नए कपड़े देखकर मेरा दिल ललचा गया। मैंने जल्दी से कपड़े बदल लिए। उनके बाद उस औरत ने कहा कि आंटी चलो, मुझे अम्मा के पास ले चलो। तो वह कहने लगी, मैं तुम्हारी अम्मा को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह मुझे नहीं मिली। इसीलिए जब तक तुम्हारी अम्मा की कोई खैर खबर नहीं मिलती तो मेरे पास ही रह लो। यह सुनकर मैं खामोश हो गई। मेरी आंखों से आंसू आ गए। तो वह कहने लगी, मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखूंगी, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दूंगी।
जब तुम्हारी अम्मा मिल जाएँगी तो फिर तुम उसके पास चली जाना। उन्होंने मुझे मेरा नाम पूछा तो मुझे खेलने के लिए खिलौने भी दिए। इस तरह मैं आंटी के पास रहने लगी। मुझे वहाँ पर कुछ दिन गुज़रे थे कि एक दिन एक और अंकल आंटी वहाँ पर आ गए और मुझे अपने साथ ले गए। उन्होंने कहा हम अपनी अम्मा से मिले थे मगर आपकी अम्मा को आपको रखने से मना कर दिया। वह कहती हैं कि मेरे पास पहले से ही बहुत बच्चे हैं, मैं गुंजन का बोझ नहीं उठा सकती, इसीलिए आप हमारे साथ ही रहोगी। मैं तो बहुत छोटी थी, मुझे इन बातों की समझ नहीं आ रही थी, इसीलिए मैंने रोना शुरू कर दिया तो अंकल ने मुझे डांट कर खामोश कर दिया। अब मैं उनके साथ उनके घर चली गई। उनके घर भी किसी गाँव के हमारे घर जैसा ही था, लेकिन उनके घर में कोई बच्चा नहीं था, मैं अकेली थी। इसीलिए मुझे भरपेट खाने की रोटी तो मिल जाती थी, लेकिन प्यार नहीं मिलता था। पहले-पहल तो मुझे अम्मा-पापा की और भाई-बहनों की बहुत ज़्यादा याद आती थी, लेकिन धीरे-धीरे मैं उनको भूलने लगी और नए माँ-बाप के पास ही मेरा दिल लग गया। मेरे नए पापा शहर से माल लाकर गांव की दुकानों पर सप्लाई किया करते थे। अम्मा घर में बच्चों को कपड़े बेचा करती थी। गांव में बहुत सारी औरतें वह कपड़े लेने के लिए घर आई थी। अम्मा ने उनको बताया कि गुंजन है और हमारी बेटी है, हमने उसके एक अनाथ आश्रम से गोद लिया है। यह सुनकर सब औरतें मेरी नई अम्मा की तारीफ़ करती और मैं हैरान हो जाती कि मुझे तो किसी अनाथ आश्रम से नहीं लिया गया है, बल्कि मैं तो मेले में गुम हो गई थी। फिर मुझे मेरी अम्मा याद आ जाती थी, जिसने मुझे अपने पास रखने से मना कर दिया था। इसीलिए अब मैं अपनी सगी माँ से नफ़रत करने लगी थी। मैंने नई मम्मी-पापा ने मुझे स्कूल में दाखिला करवा दिया। हमारा गाँव छोटा था, लेकिन उसके बावजूद यहाँ स्कूल बना हुआ था। मैं भी वहीं पढ़ने लग गई। अम्मा सारा दिन घर का काम और कपड़े बेचने में बिज़ी रहती। पापा को कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। पता नहीं मुझे यह लोग अपने आस घर क्यों लाए थे? मतलब मुझसे रखते ही नहीं रखते थे। दोनों अपने-अपने कामों में बिज़ी रहते। मुझे अपनी बेटी बनाकर तो ले आए थे, लेकिन बेटी वाला प्यार नहीं देते थे। जैसे-जैसे मैं बड़ी होती गई तो मुझे पता चला कि इन लोगों की शादी को 15 साल गुजर गए थे, इसके बावजूद उनके पास कोई औलाद नहीं थी। इसीलिए वह मुझे अपनी बेटी बनाकर अपने घर ले आए थे। इसी तरह समय गुजरता गया। मुझे बेटी बनाकर लाने वाले अपनी ज़िंदगी में बिज़ी मुझसे टाइम ही नहीं देते थे। मैंने अपनी पढ़ाई और थोड़ा बहुत घर का कामों में बिज़ी रहने लगी। मेरे बाबा गुस्से में बहुत सख्त थे, अम्मा को छोटी-छोटी बातों पर डाँट दिया करते थे। लेकिन मुझे काम की डाँट पड़ा करती थी। हाँ, बाबा घर से निकलता था और अम्मा अपना सारा गुस्सा मुझ पर ही निकालती थी। वह मुझे मारती तो नहीं थी, लेकिन अपनी बातों से मेरा दिल ज़रूर जलाती थी। मैं यह सोचती थी कि अगर इन लोगों को औलाद की ज़रूरत ही नहीं थी, तो फिर यह मुझे यहाँ क्यों ले आए? शायद अपनी अकेलापन दूर करने के लिए, शायद लोगों की बातों को बचने के लिए। खैर, मुझे मेरे सवालों का जवाब नहीं मिलते थे। ऐसे ही समय गुजरता गया और मैं जवान हो गई। 12वीं क्लास तक पढ़ाई कर ली थी। मैं पढ़ने में बहुत तेज़ थी। मैंने पापा से कहा कि मैं अपने पढ़ना चाहती हूँ, इसीलिए मुझे शहर भेज दें। लेकिन पापा ने कहने लगे घर में बेटियों से ज़्यादा नहीं पढ़ती, इसीलिए मैं तुम्हें भी आगे नहीं पढ़ा सकता। मैं खामोश हो गई और अम्मा बाबा से कम बात करने लगी। जब कुछ दिन पापा ने महसूस किया कि मैं बहुत उदास रहने लगी हूँ, तो वह मेरी उदासी की वजह जान गए। वह समझ गई कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। इस बात का मेरे ऊपर इतना असर हुआ था कि मेरी सेहत भी खराब रहने लगी थी, क्योंकि मैं खाना-पीना भी कम कर दिया था और किसी भी काम में दिलचस्पी नहीं लेती थी। मैं तो पापा ने मुझे इस शर्त पर शहर भेजने के लिए फ़ैसला लिया कि मैं कभी भी उनका विश्वास नहीं तोड़ूँगी। मैंने पापा से वादा किया कि उन्होंने शहर में उसी आंटी के पास भेज दिया, जिसके पास मुझसे लेकर आए थे। आंटी मर चुकी थी, लेकिन अभी वह अकेली रहती थी। उसके कामकाज करने में नौकर-चाकर मौजूद थे। वह 24 घंटे घर में वैसे ही अकेली रहती थी। वहाँ रहने के लिए कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि आंटी अपना एक मैरिज ब्यूरो चलाती हैं और जिस
बेऔलाद शादीशुदा जोड़ों का औलाद की ज़रूरत होती है, उन्हें कहीं न कहीं से बच्चे देती हैं। मुझे हैरत होती थी कि यह बच्चे उनके पास आते कहाँ से थे? और मैं एक बार अपने मन को मचलाता है यह सवाल आंटी से पूछ लिया। मैंने सवाल पर आंटी पहले थोड़ा हड़बड़ा गई, फिर कहने लगी, जिन बच्चों के माँ-बाप नहीं हो वे अनाथ होते हैं, ऐसे ही कुछ बच्चों को मैं आजकल का ज़माना ख़राब है। लड़कियां शादी से पहले माँ बन जाती हैं तो वह अपने बच्चों को पहले तो जन्म देने से पहले ही मार देती हैं, लेकिन मुझे पता चल जाता है तो मैं उन्हें समझाती हूँ कि 9 महीने तक तुम इस बच्चे को रखो, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। 9 महीने बाद जैसे ही बच्चे को जन्म दोगी, वह बच्चा मुझे दे देना। इसके बदले में बच्चों की माँ को कुछ पैसे भी दे देती हूँ। इस तरह बच्चों की ज़िंदगी भी बच जाती है और बेऔलाद जोड़ों को भी भला हो जाता है। आंटी की ये बात सुनकर मुझे अच्छा लगा कि आंटी इतना अच्छा काम करती हैं। उन्होंने घर में ही एक कमरे में अपना ऑफिस बना रखा था। मैंने उनसे कहा कि पढ़ाई के साथ साथ मैं आपके कामों में भी आपकी मदद कर दिया करूँगी। तो उन्होंने मुझे अपने साथ हिसाब किताब के लिए रख लिया, क्योंकि मेरी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी थी और हिसाब किताब में मैं बहुत होशियार थी। अब धीरे-धीरे उनका काम देखने लग गई थी। जब कॉलेज से वापस आकर मैं उनके ऑफ़िस में काम देखती तो फिर शाम को थोड़ी देर पढ़ने के बाद उनके साथ बैठकर बातें करती और अपने कमरे में चली जाती। मेरा रूटीन था, इसी में 6 महीने गुज़र गए। 6 महीने में मैं अपने घर में 3-4 बार हो आई थी, क्योंकि पापा 2-3 हफ्ते बाद ही शहर का चक्कर लगाते थे और मुझे मिलने आ जाते थे। हर महीने कुछ पैसे भी मुझे दे देते थे। लेकिन अब आंटी भी मुझे मेरे काम के पैसे देने लगी थी, इसीलिए मैंने बाबा से पैसे लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि चलो यह पैसे मैं तुम्हारे लिए सेव करके रखता हूँ, आगे तुम्हारे फ्यूचर में काम आएंगे, मैं तुम्हारे लिए कमेटी डाल दूँगा। मैं बाबा की बात पर खामोश रही। मैं शादी के बारे में नहीं सोचना चाहती थी, क्योंकि अभी मुझे बहुत पढ़ना था। फिर ऐसा हुआ कि कॉलेज में मेरी एक लड़के से दोस्ती हो गई। नोटिस के सिलसिले में उसी से बातचीत होने लगी और जो धीरे धीरे दोस्ती में बदल गई। हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे, इसीलिए रोज का साथ था और दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। उस लड़का का नाम समीर था और समीर का संबंध एक अमीर घराने से था। जब मुझे उसके बारे में सब कुछ बताया तो मैं नहीं रहा था कि उसके घर वाले मुझ जैसी गरीब लड़की को कैसे अपना सकते हैं। समीर कहने लगा, मेरी मम्मी पापा पुरानी सोच के मालिक नहीं हैं, बल्कि उनको इस बात की भी फ़र्क नहीं पड़ेगा कि तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि तुम वैसे भी बहुत खूबसूरत और बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की हो। समीर की बातों ने मुझे कुछ तसल्ली हुई थी, मगर फिर भी दिल में अजीब सा डर सता रहा था। मुझे उसके घर वालों की तरफ से ही डर लगा रहा था, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि असल समस्या मेरे घर वालों की तरफ से पैदा होगी। मैं अक्सर रात को भी समीर से फ़ोन पे बात करती, लेकिन इसीलिए आंटी ने मुझ पर शक हो गया। एक दिन वह मुझसे पूछने लगी, रात को किससे बात करती हो? क्या कोई लड़का है जैसे तुम्हारी दोस्ती हो गई है? तो मैं आंटी से कहा, हाँ मेरा क्लास फेलो है और बहुत अच्छा लड़का है, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। यह सुनकर आंटी मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि ख्याल रखना, तुम जिस घर की बेटी हो वह लोग शायद तुम्हें इन बातों को इजाज़त ना दें। मैंने आंटी से कहा कि समीर मुझसे शादी करना चाहता है, तो आंटी ने कहा कि चलो देखते हैं, जो होगा वह तुम्हारे सामने ही आ जाएगा। उसके बाद उन्होंने दोबारा मुझे कोई भी बात नहीं की। मुझे उनके पास रहते हुए 2 साल होने वाले थे और कुछ ही दिन में मेरे पेपर शुरू होने वाले थे, इसीलिए मैंने सब उस बात सोचना छोड़ दी, अपने पेपरों की तैयारी शुरू कर दी। जिस दिन मेरा आखिरी पेपर था, मैं उस दिन पेपर देकर घर आई तो आंटी किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी। मैंने उनकी बातें सुनी तो मेरे कान खड़े हो गए, क्योंकि वह किसी से कह रही थी, गुंजन को जिस गांव के मेले से मैं लेके आई थी, उस गांव में मेरी एक कजिन भी रहती है, जो गुंजन की असली माँ बाप को जानती है। यह सुनकर मैं छुपकर वहीं पर खड़ी हो गई, क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि आंटी आगे क्या बात करेंगी। लेकिन मैंने सुना तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। आंटी फ़ोन पर किसी से कह रही थी कि गुंजन को मैंने आगे अपने जानने वाले एक बेऔलाद जोड़े को दिया है, लेकिन अब
उन्होंने अब तक मुझे पूरी रकम नहीं दी है, जबकि वह अब जवान हो चुकी है और अब मेरे पास ही काम करती है। मैं सोच रही हूँ कि ये बहुत ही खूबसूरत और अजाकली है, क्यों ना मैं किसी ऐसे के हाथ भेज दूँ जहाँ मुझे भी फ़ायदा मिल सके। यह सुनने की देर थी कि मैं आंटी के सामने चली गई। मुझे देखकर वह एकदम से चौंक गई। उन्होंने फ़ोन रख दिया और मैं उनकी तरफ खामोशी से देखे जा रही थी। वह कहने लगी, अगर तुमने मेरी बातें सुन ली हैं तो यह भी सुन लो। मैं कह रही थी वह सच है। तुम्हारे अम्मा-पापा ने मुझे जो रकम तय की थी, कुछ उनका कुछ हिस्सा भी अभी बाकी है। तुम बताओ कि मुझे वह रकम मिल जाएगी, मैं खुद ही वसूल कर लूँगी। मैंने उनके हाथ जोड़ दिए और भगवान के लिए आप मेरे साथ ऐसा कुछ न करना, मैं सारा पैसा आपको दे दूँगी। फिर दूसरे दिन बाबा मुझे लेने आ पहुँचे तो मैंने आंटी के सामने बाबा से पूछा कि मुझे कितने पैसों में खरीदा था, जो अब तक इनको नहीं दिए। बाबा यह सुनकर हैरान रह गए और मेरी तरफ देखने लगे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे यह सब कैसे पता चला, तो मैंने उन्हें सब बता दिया। बाबा ने आंटी से कहा कि मैं आपके सारे पैसे दे चुका हूँ। आप किन पैसों की बात कर रही हैं और यह सब बातें आपने गुंजन के सामने करने की ज़रूरत क्यों थी? तो आंटी कहने लगी कि मुझे तुमसे पैसे की ज़रूरत है, ये छोटी-सी बात है। मुझे नहीं पता था कि यह जवानी में इतनी खूबसूरत हो जाएगी। मुझे और पैसे दो, नहीं तो मैं अपने पैसे से और अपने तरीके से कमा सकती हूँ। मैं ऐसे खड़ी थी जैसे एक कोई दुकान पर पड़ा हुआ सामान हूँ, जिसकी बोली लग रही थी। मेरी आँखों में आँसू बह रहे थे। मैंने बाबा से गुस्से में आ गए। कहने लगे, अगर आपने ऐसा कुछ किया तो मैं आपके खिलाफ पुलिस में सब कुछ बता दूँगा। जो भी काला धंधा आप करती हैं, सब कुछ पर्दाफ़ाश कर दूँगा। इतना सुना था कि आंटी थोड़ा डर गई थी। मैं भी हैरान होकर बाबा का मुँह देखने लगी। कौन से काले धंधे की बात कर रहे हैं ये लोग? बाबा कहने लगे कि मैं इसे अपने साथ लेकर जा रहा हूँ और आप इसके पास आएँगी। तब आंटी ने गुस्से में आकर बाबा को समीर के बारे में सब बता दिया कि आपकी बेटी तो नए गुल खिला रही है। बाबा यह सुनकर और भी गुस्से में आ गए और मुझे लेकर गाँव चले गए। नए गाँव जाकर अम्मा को सब बता दिया तो अम्मा मुझे मारने लगी और पापा से कहने लगी, मैंने कहा था ना कि इसे पराए खून कभी अपना नहीं होता। देख लो यह लड़की हमें क्या दिन दिखाना चाहती है। पापा कहने लगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। 1 हफ्ते के अंदर-अंदर मैं इसकी शादी कर दूँगा। अगर यह हमें परायापन दिखा सकती है तो मैं भी इसे दिखाऊँगा। और परायापन क्या होता है? आज तक मैंने इसे अपना बाप बनकर इसकी परवरिश की है, लेकिन अब यह भी देखेगी कि मेरी नाक काटने का क्या अंजाम भुगतेगी। यह कहकर बाबा ने मुझे कमरे में बंद कर दिया। मैं उसे दिन बहुत रोई, क्योंकि सारी ज़िंदगी मैं अपने सगे माँ बाप को बुरा भला कहती रही और यह सोचती रही कि मेरी माँ ने जानबूझकर मुझे छोड़ कर गई थी। लेकिन हकीकत तो यह थी कि वह बेचारी आज तक मेरे लिए तरसती रही होगी। आंटी ने मुझे मेले में अगवा किया था और फिर पैसे लेकर इन लोगों को भेज दिया था, जिन्होंने मेरी कदर नहीं की। और इससे अच्छा होता कि यह लोग मुझे मार देते, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। पता नहीं मैं किस गाँव की थी और मेरे अम्मा-पापा कौन थे। यही सब बातें सोचकर मेरा दिमाग सुन्न हो जा रहा था। लेकिन मेरे रोने-धोने का इसी पर कोई असर नहीं हुआ और बाबा ने जाने किस से मेरा रिश्ता तय कर दिया। और मैं बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, अपने बाबा का हाथ जोड़कर विनती की कि मैं समीर को बहुत प्यार करती हूँ और वह बहुत अच्छा लड़का है और मुझे भी वह भी बहुत प्यार करता है। मेरे साथ यूँ ज़ोर ज़बरदस्ती ना करें। लेकिन मेरे मुँह से किसी गैर लड़के का नाम सुनकर तो पुराने ख़्याल के मेरे बाबा को और भी गुस्से में दहाड़ उठे थे। उन्होंने मेरे मुँह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा। मैं लड़खड़ा कर गिर गई थी। कहने लगे, जहाँ तेरी शादी तय हुई है वहीं तेरी शादी होगी और शादी के बाद तेरा हमसे कोई संबंध नहीं होगा। हम पहले भी बेऔलाद थे और तुझे घर से भेजने के बाद भी बेऔलाद ही रहेंगे।
उनके अनुसार 1 हफ्ते बाद मेरी शादी तय कर दी गई। समीर का प्यार दिल में दफन करके मैं नैतिक की पत्नी बनकर उनके घर आ गई। नैतिक का संबंध बहुत गरीब घराने से था। वह अपने घर माँ-बाप का इकलौता बेटा था और अपने बाप का देहांत हो चुका था और उसकी माँ मेरा जीना हराम करने के लिए अब तक जिंदा थी। नैतिक उम्र में मुझसे डबल था। देखने में भद्दी शक्ल सूरत का था। वह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। पता नहीं मेरे अम्मा पापा ने क्या देखकर मेरी शादी नैतिक से तय की थी। उसकी अपनी बेटी होती तो भी कभी भी मेरे साथ ऐसा न करते। उन्होंने न तो जाने मुझे कौन सा बदला लिया था जो मेरी ज़िंदगी नरक बना दी थी। मेरी सास बिल्कुल भी रियायत सास थी। हर वक्त मुझे कुछ न कुछ ऐसा निकालती रहते मेरा जो दिमाग ख़राब कर देती थी। कभी वह मुझे बदकिरदार और कभी बदतमीज़ होने के ताने देती तो कभी मेरे किए गए हर काम में कीड़े निकाल देती, मुझे जलील कर देती। वह अच्छी तरह जानती थी कि मैं उसके बेटे की बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। इसी वजह से वह मेरे साथ बहुत बुरा रवैया करती थी। अपनी माँ की तरह नैतिक भी बद दिमाग और जाहिल आदमी था। अगर वह दिल का अच्छा होता तो शायद धीरे से मैं अपने पति स्वीकार भी कर लेती। शुरू-शुरू में तो मैं समझौता करने की बहुत कोशिश की, लेकिन नैतिक अनपढ़ और जाहिल गँवार पुरानी सोच का था। अगर मैं अच्छे से तैयार होकर बैठ जाती तो वह शक करने लग जाता और कहता कि किसी और से मिलने जा रही हो जो इतना तैयार होकर घर से में फिर रही हो। शरीफ औरतों के यह लक्षण नहीं होते। उसकी यह बकवास सुन सुनकर मेरा दिल और भी उससे बुरा होता चला गया। फिर तो मैं उसकी शक्ल से भी देखना गवारा नहीं करती थी। मैंने उससे बातचीत करना अब बिल्कुल बंद कर दी। अब तो वो धीरे-धीरे नैतिक मुझ पर हाथ उठाना भी शुरू कर दिया था। वह अपनी माँ को भड़काने में आ जाता और मुझे बुरी तरह से पीट कर दिया करता था। एक दिन मैंने उसे हद ही कर दी। उसने माँ के कहने पर नैतिक ने मुझे डंडों से पीटा। मुझे अंदर गुस्सा आ गया। नफ़रत की आग भड़क गई। नैतिक का डंडा मैंने खींच लिया और अपनी सास के पास जाकर खड़ी हो गई। मैंने डंडा उठाते हुए कहा कि अगर आज के बाद पंगा लिया तो मैं ये दंड तुम्हारे सर पर मार तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। ये बहुत सह लिया मैंने। तुम लोगों के जुल्म सितम के आगे मुझसे पंगा मत लेना, नहीं तो मैं इतनी जोर से चीखती कि नैतिक और उसकी माँ सहम कर रह गई। मैं घायल शेरनी की तरह बिखरी पड़ी थी। मेरी सास मेरा यह रूप देखकर डर गई और कमरे में जाकर बंद हो गई। उसके बाद मेरी सास ने बोलना कुछ कम कर दिया क्योंकि वह डर गई थी। उसे लगने लग गया था कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। जब नैतिक की माँ ने उसे भड़काना बंद कर दिया तो वह भी ठंडा पड़ गया था, लेकिन मैंने अपने आप को कमरे तक ही सीमित कर लिया था। मैं सिर्फ उसी समय कमरे से बाहर निकलती जब खाना बनाना होता। खाना बनाकर अपना खाना लेकर मैं कमरे में आ जाती और फिर कमरे में ही नहीं निकलती और ना ही उन लोगों से कोई बात करती। एक दिन मैं घर से बाहर जाने का प्लान बनाया और जल्दी ही मुझे मौका मिल गया क्योंकि मेरी सास के रिश्तेदारों के यहाँ शादी थी और तबीयत का बहाना बन करके घर में रुक गई। जब दोनों माँ बेटे शादी में चले गए तो मैं पीछे से अपना बैग तैयार करके घर से निकल गई और शहर चली गई। जहाँ मैं पढ़ती थी वह शहर वहाँ से रास्ते के लिए नहीं था। मैं सीधी अपने दोस्त के पास गई। उसने मुझे अपने घर में पनाह दी और कहा कि मैं तुम्हारे लिए जॉब ढूँढती हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। मैं 1 डेढ़ हफ्ता उसके घर पर रही। फिर उसके पापा ने अपने जानने वाले से कहकर मेरी एक इंटरनेशनल कंपनी में जॉब लगवा दी। इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी थी। इसी वजह से वह जॉब मुझे आसानी से मिल गई। जॉब शुरू होने के बाद मैं हॉस्टल में शिफ्ट हो गई और मैं एक अच्छे वकील से बात करके तलाक का नोटिस नैतिक के घर भिजवा दिया क्योंकि मैं जानती थी कि नैतिक जैसा जाहिल इंसान आराम से मुझे नहीं छोड़ेगा। जब इस शहर में आई तो समीर की याद मुझे तड़पा कर रख दिया। जब से शादी हुई थी तब से समीर से सारे संबंध ख़त्म कर लिए थे क्योंकि मुझे पता था कि आप शादी हो गई है तो मैं अब समीर के बारे में सोचना पाप है लेकिन पता नहीं क्यों मैं समीर को दिल से निकाल नहीं पाई थी। जी चाहता था कि समीर से एक बार बात करूं, लेकिन फिर सोचती थी कि मैं एक शादीशुदा लड़की हूं, वह भला मुझे क्यों प्यार करेगा और क्यों मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल करेगा। बस यही सोचकर मेरा हाथ रुक जाते थे मुझे जॉब करते हुए। जब 1 महीना पूरा हो गया तो कंपनी के मालिक ने मुझे ऑफिस में मीटिंग के लिए बुलाया। वह
वह मेरे काम से बहुत खुश थे, लेकिन जब मैं कंपनी जॉइन की थी उस समय वे विदेश में थे, इसी वजह से उनसे मेरी मुलाकात नहीं हो पाई थी। मेरे साथ काम करने वाला बता रहे थे कि यह कंपनी बिल्कुल नई है और एक यंग लड़का इसका ओनर है, जो बहुत मेहनती है और अच्छे दिल का मालिक है। मैं अपने बॉस से बगैर मिले ही उसे इम्प्रेस हो गई थी, क्योंकि मुझे यह भी पता चला था कि बॉस का संबंध पहले बहुत गरीब घर से आने से था और वह अपनी मेहनत के बलबूते पर यहाँ तक पहुँचा है। फिर उस दिन मैं बहुत खुश हुई थी जब मैं अपने बॉस से पहली बार मिल रही थी। जब मैं उनके केबिन में गई तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि वह बिल्कुल ही जवान लड़का था। मुझे उससे मिलकर खुशी हुई कि हमारे नौजवान नज़र में अभी अपने फ्यूचर को लेकर इस कदर से मैच्योर हैं। बॉस से मेरी पहली मुलाकात बहुत अच्छी रही। उन्होंने मेरे काम की बहुत तारीफ़ की और मेरी सैलरी में भी बढ़ोतरी कर दी। मैं उस दिन खुशी खुशी वापस हॉस्टल गई तो मेरे नाम से आए हुए तलाक के कागजात मुझे मिल गए थे। मैं भगवान का धन्यवाद किया कि नैतिक जैसे जाहिल इंसान ने मेरी जान छूट गई थी। अब मैं आज़ाद थी और अपनी ज़िंदगी का सही फैसला कर सकती थी। मैंने तो अपने माँ बाप से कोई कांटेक्ट नहीं किया था। मैंने ना तो अपने माँ बाप के पास गई थी, ना ही उस आंटी से, क्योंकि मैं जानती थी कि वह सब लोग मेरे साथ वफ़ादार नहीं थे। इसी वजह से मैं बस अपने पैरों पर खड़ी होकर अपने लिए कोई अच्छा फ़ैसला करना चाहती थी। कुछ दिन बाद बॉस ने दोबारा मुझे ऑफ़िस में बुलाया और कुछ नए काम मेरे हवाले कर दिए। मैं बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश कर रही थी। बड़े अच्छे तरीके से करके बॉस के सामने रख दिया सारा काम, तो वह बहुत खुश हुए और उन्होंने मुझे अपने साथ लंच का ऑफ़र किया। मैं कुछ हिचकिचा रही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे अपना छोटा या बड़ा भाई समझ लें, मुझे खुशी होगी अगर आप मेरे साथ लंच करेंगी। उनकी बात सुनकर मेरा दिल भर आया और मुझे अपने दोनों भाई याद आ गए, जो सालों पहले मुझसे बिछड़ गए थे। मैं बॉस के साथ लंच पर चली गई। इस दौरान उन्होंने मुझे मेरे बारे में पूछा, तो मैंने अपने बारे में उन्हें शॉर्ट में थोड़ा सा बता दिया, लेकिन वह कहने लगे, पता नहीं क्यों मुझे आपसे अपनापन महसूस होता है। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको दीदी कहकर पुकार सकता हूँ। मैं खुशी से उनको इजाज़त दे दी और उन्होंने मुझे मेरा फ़ोन नंबर भी लिया और कहने लगे, जब भी कोई ज़रूरत पड़े तो मुझे बिना झिझक कॉल कर लेना। उसी दिन से के बाद कभी कभी मेरी उनसे फ़ोन पर भी बात हो जाती थी। फिर एक दिन जब मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी और मैं ऑफ़िस नहीं गई तो मुझे कॉल आई। वह कहने लगे कि मैं आपके हॉस्टल के बाहर ही बैठा हूँ, आप जल्दी से आ जाएं, मैं आपको डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। मैं पहले तो उनको मना कर दिया, मगर वह नहीं मानी। फिर मैंने नीचे उतर कर आई और बुखार में मौजूद थे। वह मुझे चिकित्सक के पास ले गए। डॉक्टर ने मुझे कुछ दवाइयाँ देकर वापसी पर उन्होंने मुझे खाने का ऑफ़र खाने के बीच बातचीत करते हुए मुझे अपनी फैमिली का जिक्र किया, तो बताने लगे कि उनका संबंध एक गांव से है। वह 4 भाई बहन हैं। उनके माँ बाप का देहांत हो चुका है, बहनों की शादियाँ हो गई हैं और एक बड़ा भाई भी शादीशुदा है, इसीलिए वे शहर में अकेले ही रहते हैं। हाँ, लेकिन अपनी बहन और भाई से मिलने उनके घर जाते रहते हैं। मैं उनकी बातें सुनकर सच में पड़ गई कि उनसे पूछने लगी, आपकी कितनी बहनें हैं? उन्होंने कहा, मेरी 2 बहनें हैं, मगर मैं सिर्फ एक से ही मिलता हूँ, क्योंकि मेरी एक बहन बचपन में ही खो गई थी। यह सुनकर मैं उठकर खड़ी हो गई, उनका नाम लेकर पुकारा। दरअसल बॉस का नाम तो देव था और हम उसे देवू कहकर पुकारते थे। जब मैं उसको देवू कहा तो वह भी उठकर खड़े हो गए और कहने लगे, आप मेरी बहन गुंजन दीदी हो? मेरी तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। मैं बस रोई जा रही थी और अपने भाई से गले मिलकर सदियों उसके बेचैन दिल को सुकून दे रही थी। मेरे भाई ने मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे चुप कराया और फिर सीधा अपने घर ले गया। उन्होंने बताया कि जब तुम खो गई थी तो अम्मा अब्बा ने तुम्हें बहुत ढूंढा, लेकिन तुम कहीं नहीं मिली, मगर जब तक जिंदा रहे तो ढूंढने की कोशिश करते रहे और फिर तुमने मिलने की उम्मीद लिए ही इस दुनिया से चले गए। मैंने देव से बड़ी बहन और भाई का पूछा तो उन्होंने कहा कि कैसे हैं, तो उसने मुझसे सबके बारे में बताया। मैंने कहा, मुझे अपने भाई बहनों से मिलना है, तो देव ने कहा,
भाई इसी शहर में है और मैं तुम्हें उनसे मिलने के लिए ले चलूँगा। वह सभी इसी शहर में रहते हैं, सिर्फ़ बड़ी दीदी जो गाँव में रहती हैं। मेरा दिल बड़ा बेचैन था सबसे मिलने का और मेरे लिए यह किसी चमत्कार से काम नहीं था कि इस तरह अचानक मुझे मेरा परिवार मिल जाएगा। फिर वह मेरे बारे में पूछने लगा तो मैंने उसे अपनी सारी कहानी सुना दी। सुनकर उसे बहुत अफ़सोस हुआ, लेकिन फिर उसने भी भगवान का धन्यवाद किया कि मैं उसे मिल गई और मुझे जॉब करने का मना कर दिया। कहने लगा अब तुम घर बैठकर ऐश करो, तुम्हारा भाई है ना। सुनकर मैं मुस्कुराने लगी। देव ने बड़ी भाई को फ़ोन करके सारी बात बता दी और दीदी का वो फ़ोन करके बड़े भाई के घर पर बुला लिया। वीकेंड पर मुझे लेकर घर चला गया। हम सब एक दूसरे से मिलकर काफ़ी देर तक रोते रहे और बड़ी देर तक बातें करते रहे। बड़ी भाभी बहुत ही अच्छी थी, उन्होंने हमें बड़े प्यार से ट्रीट किया और जब एक दिन हम मेरे भैया ने मुझे मेरी आगे की ज़िंदगी के बारे में पूछा तो मैंने आगे क्या करना है चाहती हूँ, क्योंकि वह आगे चाहते थे कि मैं शादी करके अपने घर सेटल हो जाऊँ। मेरे दिमाग में फिर से समीर का ख्याल आया। मैंने देव से कहा कि मैं एक बार बस समीर से मिलना चाहती हूँ। पता नहीं क्यों मेरे दिल में उम्मीद बसी है कि शायद अभी समीर मुझसे मोहब्बत करता होगा और इसी उम्मीद के आस पर मैं समीर से मिलने चली गई। वह अपने बाप का बिजनेस संभालने लगा था। मेरे पास उसका नंबर मौजूद था। मैंने उसे कॉल किया। कॉल करते हुए मेरी उंगली कांप रही थी, लेकिन मेरी हिम्मत करते हुए उसका नंबर डायल कर दिया। मेरी आवाज़ सुनकर वह खुश हो गया। मैंने उसे मिलने के लिए एक होटल बुलाया। एक दूसरे को देखकर हम काफ़ी खुश हुए। समीर की आंखों में चमक आ गई। कॉफ़ी के दौरान मैंने उसे अपने बारे में सब कुछ बता दिया, लेकिन मेरी शादी की और तलाक की बात सुनकर पता नहीं समीर के चेहरे की चमक अचानक से गायब हो गई। वह कहने लगा दरअसल मेरे माँ बाप ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है और कुछ ही दिन में मेरी शादी हो जाएगी। मैं समझ गई कि समीर एक शादीशुदा और फिर अपने उसके साथ तलाकशुदा लड़की की शादी नहीं करना चाहता। मैंने भी अपने दिल पर जज्बातों पर थमक कर सुला दिया। जब समीर अपनी ज़िंदगी के आगे बढ़ने वाला था तो मैं उसके कदम क्यों रोकती। मेरी बहन और भाइयों में ऊपर बहुत जोर डाला और मैं शादी कर लूँ, लेकिन अब शादी और प्यार जैसे रिश्तों से मेरा दिल उठ चुका था। मैंने साफ मना कर दिया, मैं शादी नहीं करना है कि सबके लाख मना करने पर भी नहीं मानी और मेरी दीदी ने दोनों भाइयों ने मेरी जिद के आगे हथियार डालने पड़े। कुछ ही समय बाद हम सब मिलकर देव की शादी की। शादी का फंक्शन मेरी ज़िंदगी के सबसे यादगार फंक्शन था, क्योंकि इस फंक्शन में मेरा परिवार मेरे साथ था। ज़िंदगी में कोई कमी नहीं थी, बस अंदर ये खालीपन सा महसूस होता है। शायद समीर को मैं अपने दिल से निकाल नहीं पाई हूँ, ना ही कभी निकाल पाऊँगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या समीर को भुलाकर मुझे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए या फिर समीर के प्यार को दिल में बसाए यूं ही ज़िंदगी गुजार देनी चाहिए? तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके लिए लाती रहूँगी। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।